हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिका के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोशिका दो प्रकार की होती है, एक यूकेरियोटिक कोशिका, दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जंतु कोशिका, पादप कोशिका के बारे में जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। और लास्ट में कोशिका के जो कुछ कोशिकांग बच गए हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हम लोग कोशिका के बेसिक पॉइंट और कोशिका के स्ट्रक्चर, उसके बाद कोशिका के जितने महत्वपूर्ण कोशिकांग थे उसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोशिका दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार देखिए, जब कोशिका को हम लोग जटिलता के आधार पे दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है यूकेरियोटिक कोशिका और दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इस दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर है। चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका, दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में कोशिका के जितने भी कोशिकांग थे उसके बारे में जान चुके हैं। जैसे हो गया लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, केंद्रिका, कोशिका झिल्ली, इस सभी के बारे में जान लिए हैं। तो देखिए, जो यूकेरियोटिक कोशिका है, यहाँ पे देख लीजिए, जटिलता के आधार पे, जटिलता के आधार पे, या इसको हम लोग रचना के आधार पे भी, रचना के आधार पे दो प्रकार की होती है, जिसमें यूकेरियोटिक कोशिका पहला है और दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे यूकेरियोटिक कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और इस दोनों कोशिका के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूकेरियोटिक कोशिका, वैसे कोशिका को हम लोग यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं जिसमें केंद्रक, केंद्रिका, कोशिका झिल्ली, मतलब कोशिका के जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है वह उपस्थित होता है। तो उस कोशिका को हम लोग यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसमें केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जितने भी कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांग है वह उपस्थित नहीं होता है। तो उस कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी आप आसानी से भी याद रख सकते हैं कि इसमें जितने भी महत्वपूर्ण कोशिकांग है इसमें उपस्थित नहीं होता है और इसमें उपस्थित होता है। तो उपस्थित होगा तो उसको हम लोग यूकेरियोटिक कोशिका, और जिसमें उपस्थित नहीं होता है कोशिका के जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये तो हो गया इसके बारे में, और हम लोग जान लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। अगर हम लोग कोशिकांग से तुलना करेंगे तो हम लोग अभी इसके बारे में जाने हैं, इसमें केंद्रक, केंद्रिका, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद देखिए ईआर, ईआर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रदवी जालिका भी इसमें उपस्थित होता है। उसके बाद लवक, ये सभी कोशिकांग इसमें उपस्थित होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इसमें जो जितना भी कोशिकांग यहाँ लिखा हुआ है इसमें उपस्थित नहीं होता है। तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें ये सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं तो उसको हम लोग यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे यूकेरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो देखिए केंद्रक, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सभी कोशिकांग उपस्थित होने के कारण यूकेरियोटिक कोशिका को हम लोग उन्नत कोशिका या विकसित कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इसे उन्नत कोशिका या विकसित कोशिका के नाम से भी जानते हैं।
अब उन्नत कोशिका विकसित कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केंद्रक, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं उपस्थित होता है, इसीलिए इसको हम लोग उन्नत कोशिका या विकसित कोशिका कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें कोशिका के जो महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण इसे हम लोग आदिम कोशिका या प्रारंभिक कोशिका या अविकसित कोशिका कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि आदिम कोशिका किसको कहा जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं उपस्थित नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगला डिफरेंस यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका इसमें कौन कौन से जीव उपस्थित होते हैं? तो इसमें एक कोशिकीय जीव, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव, यानी यूकेरियोटिक कोशिका में एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, उसके साथ जंतु प्लस पादप, ये सभी में कौन कोशिका पाए जाते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। अब हम लोग जान लेंगे यहाँ पे दो टर्म आया है, एक कोशिकीय, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होती है? तो जिस जीव का शरीर एक कोशिका से बना होता है तो उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जिस जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यहाँ देखिए बहु का मतलब होता है अनेक, यहाँ पे एक लगा ले, एक कोशिका से मिलकर बना होगा तो उसको एक कोशिकीय जीव, और अनेक कोशिकाओं से मिलकर जो बनता है तो उस जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें उपस्थित होता है। तो दोस्तों यह जीवाणु, शैवाल, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होते हैं। दोस्तों हम लोग जान लेते हैं अब लोग यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में होता है, तो समसूत्री मतलब अगर गुणसूत्र बराबर भागों में अगर बढ़ जाती है तो उसको समसूत्री कहते हैं। अर्धसूत्री मतलब जो गुणसूत्र है आधा भाग बढ़ते जाता है तो उसको हम लोग अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अब जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन कैसे होता है। इसमें कोशिका विभाजन क्योंकि इसमें एक ही गुणसूत्र उपस्थित होता है इसलिए इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें जो कोशिका विभाजन होता है मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। इसमें मुकुलन या विखंडन द्वारा। एक और पॉइंट आप यह ध्यान रखिएगा, जो यूकेरियोटिक कोशिका है इसमें सभी कोशिकाएं उपस्थित है और यहाँ पे जो सब कोशिका विभाजन हो रहा है समसूत्री है। दोस्तों इस दोनों कोशिका से संबंधित एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिसमें एक पॉइंट क्या है, देखिए जो यूकेरियोटिक कोशिका है इसमें एक से अधिक गुणसूत्र उपस्थित होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें एक गुणसूत्र उपस्थित होता है। इसी कारण इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। कौन विभाजन होता है? विखंडन और मुकुलन द्वारा विभाजन होता है। तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसमें एक से
अधिक गुणसूत्र होते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ एक गुणसूत्र। गुणसूत्र जिसको हम लोग क्रोमोसोम भी बोलते हैं, जो मनुष्य में 23 जोड़ा यानी 46 होती है। दोस्तों ये था कोशिका के प्रकार, जिसमें हम लोग यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जान लिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी में कौन कोशिकांग उपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं, किसको क्या कहा जाता है, कौन विकसित कोशिका है, कौन विकसित कोशिका नहीं है, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं इसी से संबंधित। यहाँ पे देखें कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीव निम्नलिखित में से कौन है, तो 2-3 आप याद रखिएगा। जैसे हम यहाँ पे एक कोशिकीय जीव यहाँ पे लिखते हैं, एक कोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव जिसका नाम पूछा जाता है, तो आप एग्जाम्पल में इसको याद रखिएगा। अमीबा हो गया, जो अपना आकार हमेशा बदलते रहती है, यही एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। उसके बाद पैरामीशियम, उसके बाद जीवाणु और क्लेमाइडोमोनास। ये कुछ एग्जाम्पल है जो एक कोशिकीय जीव का। उसके बाद जो जीव, जितने भी जीव बच जाएगा वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुकोशिकीय जीव। जैसे मनुष्य है, इसमें एक से अधिक कोशिका उपस्थित है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव, जिसमें जंतु भी आ जाएंगे और पादप भी आ जाएंगे, किसमें, बहुकोशिकीय जीव में। तो यहाँ से भी आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कोशिका के प्रकार से संबंधित जितने पॉइंट, इसको हम लोग क्लियर किए। अब हम लोग जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर जानेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है और दोनों में क्या कॉमन है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, इस दोनों में अंतर को समझने के लिए हम लोग एक वेन डायग्राम देखते हैं। उस वेन डायग्राम के माध्यम से जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 2 वेन डायग्राम बनाए। इसमें जो पहला वेन डायग्राम, जो पहला जो यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, इसको हम लोग जंतु कोशिका, और यहाँ पे जो यहाँ पे फिगर है इसको हम लोग पादप कोशिका। पादप कोशिका या इसी का एक और नाम है, आप याद रखिएगा, वनस्पति कोशिका। उसके बाद जंतु कोशिका, जिसको हम लोग प्राणी कोशिका। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पादप कोशिका, वनस्पति कोशिका या प्राणी कोशिका, जंतु कोशिका क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जीव जंतु में जो कोशिकाएं पाई जाती है या उपस्थित होती है, तो उस कोशिका को हम लोग जंतु कोशिका कहते हैं या प्राणी कोशिका कहते हैं। पेड़ पौधा में जो कोशिकाएं उपस्थित होती है, तो उस कोशिका को हम लोग पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो इसी अंतर को समझने के लिए हम इस वेन डायग्राम के माध्यम से इन दोनों के बारे में क्या अंतर है आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, यह जंतु कोशिका हो गया, और यह जो पार्ट हम लोग बीच में देख रहे हैं, ये पार्ट पादप कोशिका के भी और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित है, और ये जो पार्ट बच गया है यह केवल पादप कोशिका का है, और यह पार्ट जो बच गया है केवल जंतु कोशिका का है। तो सबसे पहले हम लोग
देख लेते हैं कि कौन कौन जो कोशिकांग है जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और कौन कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में कोशिका के महत्वपूर्ण कोशिकांग जैसे केंद्रक, केंद्रिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जंतु कोशिका, पादप कोशिका में बहुत ऐसे कोशिकांग है जो दोनों के लिए कॉमन है। तो उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं। देखिए, केंद्रक, केंद्रक जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं। उसके बाद केंद्रिका, केंद्रिका भी इसमें उपस्थित होते हैं। उसके बाद लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, उसके बाद अंतःपर्दवी जालिका जिसको हम लोग ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। एक होता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, एक खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं। उसके बाद जितने भी झिल्ली जैसी रचना है, जैसे हो गया कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, वो सभी जंतु में भी उपस्थित होते हैं और पेड़ पौधे में भी उपस्थित होते हैं। यानी झिल्ली जैसी रचना भी इस दोनों में आएगा। इसमें पादप कोशिका में और जंतु कोशिका, जितने में हम लिखे और भी कोशिकांग है जो दोनों में उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अंतर स्पष्ट करता है। तो यहां से यह इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पादप कोशिका, पादप कोशिका में लवक और कोशिका भित्ति, आप इसको याद रखिएगा। लवक जिसको हम लोग प्लास्टिड, उसके बाद कोशिका भित्ति। लवक और कोशिका भित्ति जो कोशिकांग है केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है, यह जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती है। उसके बाद देखिए, जंतु कोशिका में कौन उपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में तारकाय, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंट्रोसोम, और दूसरा हीमोग्लोबिन, जो दोनों कोशिकांग है केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। और यह दोनों कोशिकांग लवक और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट करता है। तो अगर पादप के पूछा जाए तो लवक और कोशिका भित्ति केवल इसमें, और जंतु को पूछा जाए तो तारकाय और हीमोग्लोबिन सिर्फ जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। अब हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके जो कोशिका भित्ति होती है, यह क्या होता है, पारगम्य होता है। और किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, जो क्या होती है, एक कठोर कार्बनिक पदार्थ होता है जो पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ से आप इस वेन डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ पाए होंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है और कौन सा कोशिकांग ये दोनों के बीच में कॉमन आता है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका के जितने भी महत्वपूर्ण कोशिकांग था उसके बारे में जान चुके थे। सिर्फ एक लवक के बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि लवक क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। और यह देखिए यहाँ पे केवल पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे की कोशिका में उपस्थित है।
तो यह पेड़ पौधा में कौन सा कार्य करता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लवक के बारे में जानते हैं। लवक जिसको हम लोग प्लास्टिड भी कहते हैं। ये देखिए लवक क्या है, यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित कोशिकांग है जो कोशिका द्रव में गोलाकार रचना होती है और कोशिका द्रव में ही बिखरी हुई रहती है। और इसका काम क्या होता है कि पेड़ पौधों को रंगहीन और रंगीन बनाने का काम होता है। किसका? लवक का। यहाँ सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आती है कि लवक किस में उपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ पे केवल पादप कोशिका में, पादप कोशिका में लवक और कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। और केवल जंतु कोशिका में पूछा जाए तो तारकाय और हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तो हम तो लवक के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों लवक 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक और तीसरा हरित लवक। और देखिए वर्णी लवक को हम लोग इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट, उसके बाद हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट। यहां से क्वेश्चन आता है कि क्रोमोप्लास्ट किसको कहते हैं। तो वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट किसको कहते हैं तो अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को कहा जाता है। ये तो इसका उपनाम हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि वर्णी लवक क्या है और पौधों में कौन सा काम करता है। देखिए इसका नाम से ही स्पष्ट है, वर्णी लवक। वर्ण का मतलब होता है रंग यानी कलर, यानी जो पेड़ पौधे में रंगीन प्रदान करता है यानी कलरफुल बनाने का जो काम करता है उसको हम लोग वर्णी लवक कहते हैं। अगर बात करते हैं कि यह पेड़ पौधा में उपस्थित है तो कहाँ उपस्थित होता है, तो पेड़ पौधा के फूल और बीज में वर्णी लवक उपस्थित होता है। तो आप यहाँ भी याद रखिएगा कि यह फूल और बीज में उपस्थित होता है और इसका काम क्या होता है, रंगीन प्रदान करना। उसके बाद देखिए अवर्णी लवक जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए अवर्णी, इसका मतलब है कि जो रंगीन प्रदान नहीं करता है यानी रंगहीन बनाने का काम करता है, तो उस लवक को हम लोग अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अगर बात करते हैं कि यह पेड़ पौधा में कहाँ उपस्थित होता है, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग देखे हैं पेड़ पौधा के जितने भी पेड़ पौधा जड़ है वह रंगीन नहीं होता है, वह रंगहीन होता है। तो पेड़ पौधा के यह जड़ों और भूमिगत तना में उपस्थित होता है। और इसके जो जड़ होता है रंगहीन होने का कारण क्या होता है, क्योंकि सूर्य के जो प्रकाश है वहां तक पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण जो पेड़ पौधा के जड़ है रंगहीन होता है। उसके बाद जो तीसरा लवक है जिसको हम लोग हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यह काम क्या करता है, पेड़ पौधे के यह पत्तियों में उपस्थित होता है और पत्तियों को हरा बनाने का काम कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधे के पत्तियों में उपस्थित होता है और हरा बनाने का काम करता है। और हरा किसके कारण बनाता है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें एक क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लिए कि पेड़ पौधे की जो पत्ती है हरा होता है हरित लवक के कारण। हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो क्लोरोफिल। एक क्वेश्चन आती है
कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे कि इसमें मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है, किसमें? क्लोरोफिल में। तो पत्ती का जो हरा रंग है वो तो क्लोरोफिल के कारण हो गया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो पत्तियों का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है। तो आप याद रखिएगा पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो दोस्तों हम देख लिए कि जो पत्तियों का जो पीला रंग है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। यहाँ पे देखें कि जो हरित लवक है इसमें क्लोरोफिल वर्णक है जो पत्तियों में उपस्थित होता है, इसी के जिसके कारण जो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों इसलिए हरित लवक को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। तो हम लोग जान लिए कि लवक क्या है, लवक कितने प्रकार की होती है, और यह तीनों लवक पेड़ पौधे में कहाँ उपस्थित होता है, और यह पेड़ पौधे में कौन सा कार्य को संपन्न करती है। तो हमारा कोशिका से संबंधित जितने भी कोशिकांग था, इसके स्ट्रक्चर था और इसका प्रकार हम लोग आसानी से इसको समझ लिए। 2 पॉइंट कोशिका से संबंधित आप याद रखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए। एक सेलुलर और मॉलिक्यूलर जैव विज्ञान केंद्र। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जैव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप याद रखिएगा यह हैदराबाद। उसके बाद आप एक और इसका एक मतलब केंद्र याद रखिएगा जिसमें क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट, ये भी हैदराबाद में स्थित है। तो सेलुलर यानी कोशिकीय और आणविक जैव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद। और डीएनए फिंगरप्रिंट मतलब कहाँ है? तो ये भी हैदराबाद में स्थित है। ये दोनों कोशिका से ही संबंधित है, इसलिए इस दोनों पॉइंट को भी याद रखिएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। तो दोस्तों हमारा कोशिका से संबंधित जितने भी पॉइंट थे इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, और अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कोशिका से संबंधित जितने भी 3 वीडियो बनाए गए हैं, अगर आप इस तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो आप कोशिका से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग कोशिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण 50+ क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।